नमस्ते। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को जिसे अक्सर बस एक बीमारी या शारीरिक परेशानी मान लिया जाता है। बात हो रही है बुखार की। असल में बुखार कोई खराबी नहीं है, बल्कि ये हमारे शरीर का एक स्मार्ट और डायनामिक डिफेंस मैकेनिज्म है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बुखार के पीछे के असली विज्ञान और इसके मेडिकल ट्रीटमेंट्स को पूरी तरह से डिकोड करेंगे। सवाल ये है कि बुखार आने पर शरीर के अंदर आखिर चल क्या रहा होता है। सच कहा जाए तो हमारा शरीर बिल्कुल एक स्मार्ट होम के क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। जैसे ही कोई बाहरी खतरा महसूस होता है, ये सिस्टम खुद ब खुद घर का तापमान बढ़ा देता है। लेकिन यह सब होता कैसे है? चलिए इसके पीछे के कमाल के विज्ञान को गहराई से समझते हैं। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे शरीर के अपने आंतरिक थर्मोस्टेट की। फिर समझेंगे कि बुखार असल में आता क्यों है, बुखार कम करने वाली दवाएं कैसे काम करती हैं, कुछ आम दवाओं के बीच का अंतर देखेंगे और आखिर में बात करेंगे इनकी सेफ्टी और साइड इफ़ेक्ट्स पर। चलिए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले हिस्से से, शरीर का आंतरिक थर्मोस्टेट। ये पूरी कहानी हमारे दिमाग के एक बेहद खास हिस्से से शुरू होती है। दिमाग के अंदर हाइपोथैलेमस नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही पावरफुल कंट्रोल सेंटर होता है। इसे हाइपोथैलेमिक थर्मो रेगुलेटरी सेंटर कहते हैं। इसे बिल्कुल घर के उस सख्त इंसान की तरह माना जा सकता है जो एसी का रिमोट कभी किसी को नहीं देता। इसका काम है शरीर के बेसलाइन तापमान को सेट करना और उसे हमेशा उसी लेवल पर मेंटेन रखना। जब इंसान पूरी तरह स्वस्थ होता है तो ये थर्मोस्टेट शरीर के तापमान को एकदम नॉर्मल और सटीक पॉइंट पर सेट करके रखता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। आखिर ये बुखार आता क्यों है? चलिए इस पूरे घटनाक्रम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। होता यह है कि जैसे ही कोई बैक्टीरिया या वायरस शरीर में घुसपैठ करता है, हमारी श्वेत रक्त कोशिकाएं यानी व्हाइट ब्लड सेल्स तुरंत एक्टिव हो जाती हैं। ये हमारे शरीर के असली सिपाही हैं। एक्टिव होते ही ये खून में इंटरल्यूकिन 1 नाम का एक केमिकल मैसेंजर छोड़ती हैं। ये मैसेंजर सीधा दिमाग के हाइपोथैलेमस तक पहुंचता है। वहां पहुंचते ही हाइपोथैलेमस अलर्ट हो जाता है और प्रोस्टाग्लैंडिन्स नाम का एक और रसायन रिलीज करता है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स ही असल में वो अदृश्य हाथ हैं जो शरीर के थर्मोस्टेट का डायल घुमाकर तापमान बढ़ा देते हैं। और बस यहीं से बुखार की शुरुआत हो जाती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात समझने वाली है। शरीर सिर्फ यूं ही किसी खराबी की वजह से गर्म नहीं हो रहा है। इसका बेसलाइन तापमान जानबूझकर बढ़ाया गया है। जी हाँ, बुखार असल में इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही सटीक और रक्षात्मक हथियार है। बढ़ा हुआ तापमान उन हमलावर वायरसों या बैक्टीरिया के लिए शरीर के अंदर जिंदा रहना और अपनी तादाद बढ़ाना बेहद मुश्किल कर देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। जब बुखार परेशानी बन जाए तो उसे कम करने वाली दवाएं आखिर काम कैसे करती हैं? तो बात कुछ ऐसी है कि मेडिकल भाषा में बुखार कम करने वाली इन दवाओं को एंटीपायरेटिक कहा जाता है। ये शब्द ग्रीक भाषा से आया है, जहां एंटी का मतलब है खिलाफ और पायर का मतलब है आग या बुखार। ये दवाएं बहुत ही स्मार्ट तरीके से काम करती हैं और दिमाग के उसी थर्मोस्टेट को वापस नॉर्मल स्थिति में रीसेट करने का काम करती हैं। इसका विज्ञान सच में बहुत कमाल का है। ये दवाएं शरीर में उन बायोलॉजिकल मैसेंजर्स यानी प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बनने को ही रोक देती हैं जिनकी वजह से तापमान बढ़ा था। जैसे ही दिमाग में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का लेवल गिरता है, थर्मोस्टेट को सिग्नल मिल जाता है कि अब तापमान कम करने का वक्त आ गया है। इसके तुरंत बाद शरीर की खून की नसें चौड़ी हो जाती हैं, जिसे मेडिकल टर्म में वैसोडाइलेशन कहते हैं, और खूब पसीना आने लगता है। इसी पसीने के वाष्पीकरण के जरिए शरीर की एक्स्ट्रा गर्मी बाहर निकल जाती है और बुखार उतर जाता है। अब आते हैं चौथे और बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर। चलिए कुछ बहुत ही आम एंटीपीरेटिक दवाओं की तुलना करके देखते हैं। आमतौर पर दवाओं की दो मुख्य कैटेगरी इस्तेमाल होती हैं। एक तरफ है एसिटामिनोफेन, जिसे हम आम बोलचाल में पैरासिटामोल के नाम से जानते हैं। ये बुखार और दर्द तो कम करती है, लेकिन इसमें शरीर की सूजन यानी इन्फ्लेमेशन को कम करने की ताकत नहीं होती। दूसरी तरफ होते हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिन्हें शॉर्ट में एनएसाइड्स कहा जाता है, जैसे कि एस्पिरिन या इबुप्रोफेन। ये दवाएं बुखार और दर्द तो घटाती हैं, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि इनमें सूजन को कम करने का भी एक बेहद मजबूत गुण होता है। यहां से बात एकदम साफ हो जाती है कि कैसे अलग अलग दवाएं अलग अलग तरीके से काम करती हैं। एनएसएआइड्स मुख्य रूप से शरीर में कॉक्स एंजाइम्स को ब्लॉक करते हैं, जिससे सूजन कम होती है।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इनकी वजह से पेट में जलन या अल्सर होने का रिस्क रहता है। वहीं एसिटामिनोफेन सीधे दिमाग के अंदर काम करती है। ये पेट के लिए तो पूरी तरह सेफ है, लेकिन अगर इसकी मात्रा ज्यादा हो जाए तो इसकी सबसे बड़ी चेतावनी लिवर की विषाक्तता से जुड़ी है। मतलब ये जानना बहुत जरूरी है कि जो दवा ली जा रही है वो शरीर में किस रास्ते से असर कर रही है। बच्चों के मामले में एक बेहद ही क्रिटिकल जानकारी है जिसे हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। बच्चों को जब वायरल इन्फेक्शन हो जैसे चिकन पॉक्स या फ्लू तो उन्हें कभी भी एस्पिरिन नहीं दी जानी चाहिए। इसका कारण है रेस सिंड्रोम नाम के एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन खतरनाक कंडीशन का खतरा, जो सीधा दिमाग और लिवर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि बच्चों के बुखार में हमेशा एसिटामिनोफेन को ही सबसे सुरक्षित और बेहतर विकल्प माना गया है। और अब पहुंचते हैं अपने एक्सप्लेनर के आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, सुरक्षा और इनके संभावित दुष्प्रभाव। सही डोज क्यों इतनी मायने रखती है, आइए समझते हैं। एसिटामिनोफेन के सुरक्षित इस्तेमाल के सख्त नियम समझना बहुत आवश्यक है। एक वयस्क इंसान के लिए एक दिन में अधिकतम 4000 मिलीग्राम की लिमिट तय की गई है। इस लिमिट को पार करना सच में विनाशकारी साबित हो सकता है। साथ ही दवा के साथ शराब का सेवन तो पूरी तरह से मना होता है। लेकिन विज्ञान के नजरिए से सोचें तो ऐसा क्यों है? 4000 मिलीग्राम के इस लक्ष्मण रेखा को पार करने पर शरीर की कोशिकाओं में आखिर होता क्या है? ओवरडोज के पीछे की बायोलॉजी को समझना बेहद दिलचस्प है। जब एसिटामिनोफेन लिवर में टूटती है तो एक बेहद ही जहरीला बाय प्रोडक्ट बनता है जिसे मैपक्यूआई कहते हैं। नॉर्मल डोज में तो लिवर ग्लूटाथियोन नाम के एक नेचुरल केमिकल की मदद से इस जहर को आसानी से बेअसर कर देता है, लेकिन जब ओवरडोज होती है तो लिवर का ये ग्लूटाथियोन का रिजर्व पूरी तरह खाली हो जाता है। ढाल टूटते ही वो जहरीला नैपक्यूआई सीधा लिवर की कोशिकाओं को मारना शुरू कर देता है, जिससे लिवर डैमेज यानी हेपेटिक नेक्रोसिस की स्थिति पैदा हो जाती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस के पास इसका भी एक बहुत ही शानदार समाधान है। अगर कभी ओवरडोज हो जाए तो मरीजों को N-एसिटाइलसिस्टीन या NAC नाम की एक मारक दवा दी जाती है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये दवा सीधे जाकर जहर से नहीं लड़ती, बल्कि ये शरीर के अपने डिफेंस सिस्टम को ही वापस चार्ज कर देती है। ये सीधे लिवर में जाकर उस प्राकृतिक ग्लूटाथियोन के खजाने को फिर से भर देती है, जिससे लिवर खुद उस जहर को दोबारा बेअसर करने के लायक बन जाता है। ये शरीर की केमिस्ट्री को वापस बैलेंस में लाने का एक सच में असाधारण तरीका है। तो आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे अहम टेकअवे यही है, बुखार कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक रक्षा प्रणाली है। लेकिन जब बुखार असहनीय हो जाए तो जो ट्रीटमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो असल में शरीर के उस थर्मोस्टैट को सुरक्षित रूप से मैनेज करने के टूल हैं। ये दवाएं तभी फायदा करती हैं जब विज्ञान और तय की गई लिमिट्स का पूरा सम्मान किया जाए। अब शायद जब भी कोई मेडिकल बॉक्स खुलेगा और बुखार की कोई दवा बाहर निकलेगी तो उसे देखने का नजरिया पहले जैसा नहीं रहेगा, है ना? वो सिर्फ एक मामूली गोली नहीं है, बल्कि एक ऐसा केमिकल है जो सीधा दिमाग के थर्मोस्टैट से बात करता है। तो जाते जाते सोचने वाली बात यह है, अगली बार जब बुखार कम करने की नौबत आएगी तो शरीर के अंदर कौन से बायोलॉजिकल रास्ते को बदलने का फैसला लिया जाएगा? क्या सिर्फ दिमाग को सिग्नल देने वाली दवा चुनी जाएगी या पूरे शरीर की सूजन को कम करने वाली? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जीव विज्ञान के ऐसे ही चमत्कारों को डिकोड करते रहिए।